नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी टेट का 2019 का पेपर फर्स्ट जो फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी उसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह 31 से यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है या संप्रदान कारक है या संबंध कारक है या अपादान कारक है? तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वह होता है में और पर। में जैसे घर में मम्मी है, छत पर बिल्ली है, जहाँ पर भी जिस वाक्य में भी में और पर आपको शब्द मिल जाए वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। और संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, री, रे। यह मेरी गाड़ी है, वह उसका भाई है, वह उसकी बहन है। अपादान कारक के जो चिन्ह होते हैं वह होते हैं से और से, अलग होने के लिए, अलगाव के लिए। और संबंध कारक के चिन्ह हैं के लिए, जैसे भूखे को खाना दो या कुछ भी दान में दिया जाता है या उपहार में दिया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गद्यांश यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है। उस गद्यांश में 32 से 33 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 क्वेश्चन हैं। ऐसे ही यूपी टेट में 2 या 3 क्वेश्चन गद्यांश या पद्यांश एक दिया जाएगा, उससे हमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसका आंसर गद्यांश में देखना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। किस तक सीमित हैं? तो अब हम गद्यांश पढ़ेंगे। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। किस में सीमित हैं? यहाँ पर अब हम गद्यांश पढ़ेंगे। गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे क्वेश्चन का मिल गया है। किस में सीमित है सारे वाद? राजनीतिक क्षेत्र में सारे वाद सीमित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? राजनीतिक आध्यात्म और सांप्रदायिकता को, या फिर जन सेवा और अध्यात्म को, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, या ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को? तो इसका आंसर अब हम पढ़ेंगे गद्यांश में। गद्यांश हमारा यही वाद है कि विशेषता। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो गांधीवाद में यहाँ तक हमारा एक आंसर मिल गया है, यहाँ तक। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा एक आंसर मिल गया है, इससे आगे। आत्मा में उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो हमारा आंसर क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? जनसेवा और आध्यात्म को, राजनीति और आध्यात्मिक तत्व को, या ईश्वर निष्ठा और निर्मलता को, या राजनीतिक आध्यात्म और सांप्रदायिकता को? राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को यहाँ पर जनसेवा और आध्यात्म को बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कनुप्रिया के रचनाकार। देखो रचना और रचनाकार से यहाँ पर सभी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये भी करना है। मैं आपको सभी के जो ये इम्पोर्टेंट पेपर में आए हैं, कवि और उनकी रचनाएं, लेखक और उनकी रचनाएं, तो ये मैं सभी आपको अपने चैनल पर कराऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मतलब प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार नागार्जुन हैं, रांगे राघव है, धर्मवीर भारती हैं, या भगवती चरण वर्मा हैं। तो कनुप्रिया जो रचना है वह धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर ओम है, औम है, ओम है, या फिर यहाँ पर ओम होगा? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ओम। देखो हर्ष स्वर जो होते हैं तीन स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर जो होते हैं ए, ई, उ और री, ये 4 हमारे हर्ष स्वर होते हैं। बाकी 7 जो बचे वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुत स्वर होता है जो कि डबल से भी ज़्यादा, मतलब 3, जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है बोलने में। जिस स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है वह प्लुत स्वर होता है, और प्लुत स्वर हमारा ओम होता है। जैसे किसी को हम आवाज़ देते हैं कि जैसे राकेश, ऐसे अपनी आवाज़ को लंबा खींचते हैं, वहाँ पर प्लुत स्वर होता है। ये स्वर और व्यंजन और वर्ण की मैंने सारे टॉपिक आपको करा दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर सभी वीडियो देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप होता है? वाच्य होते हैं हमारे 3, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो राम आम खाता है, इसका एक ट्रिक है कौन सी, कि जहाँ पर को आ जाए वहाँ पर कर्म कारक होता है। तो राम क्या कर रहा है? राम आम को खा रहा है। यहाँ पर हम ऐसे लगा के देखें कि राम क्या कर रहा है? राम आम को खा रहा है। तो यहाँ जहाँ पर भी को, हमें को किसका ये आंसर मिल जाए वहाँ पर कर्म कारक होता है। इसका आंसर हो जाएगा कर्म कारक। और जो कर्मवाच्य और भाववाच्य जो होते हैं, भाववाच्य होते हैं जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे यह नहीं किया जाता। जहाँ पर ऐसे वाक्य आ जाएं वहाँ पर भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य होता है जहाँ पर कर्ता प्रधान होता है, जहाँ कर्ता काम करने वाला होता है वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। इसका जो आंसर है 36 का आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर जो पानी है उसके अलग अलग अर्थ आए हैं। जहाँ पर एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकले वहाँ पर सलेस अलंकार होता है। इसका आंसर सलेस अलंकार हो जाएगा। अलंकार भी मैंने आपको अपने चैनल पर कराए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे टॉपिक क्लियर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध शब्द से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन सा शब्द या कौन सी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध होगी। तो इसका है अंक या चांद या अंगना या फिर आँख। देखिए चांद हम कैसे लिखते हैं? च और यहाँ पर द और यहाँ चंद्र बिंदु, ऐसे ही हम आँख लिखते हैं। और अंक भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ, अंक के ऊपर केवल अनुस्वार एक बिंदी आएगी। अंगना यह हमारा सही शुद्ध आंसर होगा। कौन सा? अंगना, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि,
सन्निधि या सन्निधि या फिर सन्निधि। देखिए सारे ही सन्निधि लिखे हुए हैं, लेकिन जो सही आंसर होगा वो हमारा नंबर 1 होगा, सन्निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 40। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षा कौन सी होती है? जब किसी हम बच्चे को, ऐसे कमज़ोर या वीक बच्चे को ढूंढते हैं या ऐसे बच्चे को ढूंढते हैं जहाँ पर जिसमें कोई कमी होती है और फिर हम उसका उपचार करते हैं, उसे सही शिक्षा देते हैं, वहाँ पर उपचारात्मक शिक्षा वह कहलाती है। तो उसका क्या होगा? समस्या जहाँ पर हम ढूंढते हैं किसी बच्चे में, तो क्या है यहाँ पर? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 42 आया यहाँ पे, 41 कहाँ गया? चलिए इसे देखते हैं हम। हाँ ये है 41। दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 41, 41 एवं 42 के सही विकल्प छांटिए। यहाँ पर एक हमें श्लोक दिया हुआ है और इसके हमें इसमें से आंसर यहाँ पर निकालने हैं। ठीक, तो ऐसे भी हमें पद्यांश भी दिया होता है और गद्यांश भी दिया होता है, जिससे 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं। वरदंत की पंक्ति कुंद तली अधाधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो देखिए यहाँ पर तुलसी नाम आया है, लेकिन ये तुलसीदास का नहीं है, यह जो है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम इसे पढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें शांत रस है। यहाँ पर इस पद्यांश में कौन सा रस है? शांत रस है या वात्सल्य रस है या करुण रस है या फिर श्रृंगार रस है? यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर रस होगा वात्सल्य रस। कौन सा? वात्सल्य रस हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इसी पद्यांश से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपरोक्त पद किस कवि का है? तो जो सूरदास जी थे वो हमारे कृष्ण से संबंधित और वात्सल्य रस के एक अति बहुत मतलब फेमस कवि थे, वात्सल्य रस के सूरदास जी। इसके आंसर हो जाएगा इसका सूरदास जी, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध होगा? उच्चारण स्थान से भी हमें 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पिछले जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर 2018 का कराया है उसमें उच्चारण स्थान से आया था, और इसमें भी सेम मतलब वही टॉपिक आते हैं। आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध होगा? शुद्ध या फिर अशुद्ध पूछा जाता है। देखिए शा तालव्य है या फिर ये देखो नंबर 1 शा ये तालव्य है या शा दंत्य है, ये श मूर्धन्य है या च कंठ्य है। ये जो हमारे तीनों शा हैं यह सही शुद्ध हैं, और जो चा है वह कंठ्य नहीं होता। क वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वे कंठ्य होते हैं, और च वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वह तालु से बोले जाते हैं, तो वे तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इसमें जो हमारा च नंबर 4 आंसर होगा यह, अच्छा इसमें शुद्ध पूछा गया है, तो शुद्ध कौन सा है? इसमें जो स है ये वाला, ये दंती सा है, तो इसमें ये शुद्ध, ये भी अशुद्ध है हमारा, ये भी अशुद्ध है, ये शा है, ये दंती वर्ण है, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 45 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? वहाँ पर शुद्ध पूछा गया है और यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है। विसर्ग कंठ्य होते हैं, देखो ये भी उच्चारण स्थान से हैं, और ये भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। तो देखो विसर्ग जो होते हैं वह कंठ्य होते हैं, हाँ यह सही है, विसर्ग कंठ्य होते हैं। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा के भिन्न हो रहा है, हाँ यह भी सही है। यह ज्ञा होता है, अब ज्ञ बोला जाता था, ज्ञ और ये बोला जा रहा है, इसका परंपरा से भिन्न होता जा रहा है। नंबर 3 है 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है? नहीं, यही हमारा गलत आंसर होगा और यही हमारा आंसर होगा।
6 संयुक्त व्यंजन है, हाँ 6 संयुक्त व्यंजन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नंबर 3 हमारा हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। क्वेश्चन क्या है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, मतलब गलत पूछा गया है कि कौन सा इसमें गलत है। तो लड़का जो है इसमें लड़के के लिए क्या है, लड़का एक वचन है या फिर कर्ता है या फिर पुल्लिंग है या फिर बहुवचन, कौन सा इसमें गलत है। तो लड़का जो है लड़के ने, तो यहाँ पर लड़के ने आया है, केवल एक लड़के के लिए बात हो रही है। तो हमारा जो अशुद्ध होगा वह बहुवचन होगा, क्योंकि कर्ता भी है और पुल्लिंग भी है लड़का और एक वचन है, और ये जो बहुवचन है यह हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत आंसर है बहुवचन। नेक्स्ट नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द जो होते हैं वह होते हैं जो संस्कृत से आए हैं और उनका रूप बदल गया हिंदी में आकर, ठीक है। संस्कृत के जो शब्द हैं वह तत्सम शब्द होते हैं और जो उनका बदला हुआ रूप है वह तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर नाथ यह तत्सम शब्द है और नाथ, त्रिकुटी, प्रभु ये तत्सम शब्द हैं। खेत इसमें क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज मतलब जो हमारे देश में हमारी क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द आए हैं और वो ऐसे के ऐसे ही बोले जाते हैं, वो संस्कृत से नहीं लिए गए हैं और किसी भी भाषा से वह नहीं लिए गए हैं, तो वे हमारे देशज शब्द हो जाते हैं। यहाँ पर पतलून, लाश, औरत ये जो हैं ये सारे विदेशज शब्द हैं और धड़ाम हमारा देशज शब्द हो जाएगा। ये वीडियो मैंने ये टॉपिक आपको अभी कराया है अपने चैनल पर, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा। योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिलना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, या मिथ्या आडंबर करना, या अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, या फिर अधिक पाने की लालच करना, अधिक पाने का लालच करना। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, जो अयोग्य व्यक्ति है जो उसके लायक नहीं है और उसे ऐसा कुछ चीज मिल जाए तो वह क्या होता है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। जैसे एक बंदर नहीं होता है, उसे टोपी मिल जाती है और वो नाचता है, तो जो किसी में योग्यता नहीं है और उसे ऐसी चीज मिल जाती है तो उसके लिए एक मुहावरा है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। तो यहाँ पर मुहावरे भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। ऋग्वेद का रग प्लस वेद या रक प्लस वेद या री प्लस वेद या फिर रे प्लस गवेद। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो जिस वर्ग का, जैसे कि कै वर्ग का यहाँ पर क्या आया है, ये कै वर्ग का अक्षर है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो ग है वह कै वर्ग का है, तो हमारा जो तीसरा शब्द हो जाता है वह पहले अक्षर में बदल जाता है। तो पहला जो हमारा अक्षर है, पहला जो वर्ण है वह तीसरे अक्षर में बदल जाता है, संधि यहाँ पर उसमें हो जाती है। तो यहाँ पर रक और बाद में क्या है, इसमें हलंत आया है, रक प्लस क्या हो जाएगा, वेद। इसका आंसर होगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष समास होगा या द्वंद्व समास होगा या कर्मधारय समास होगा या द्विगु समास होगा। देखिए द्वंद्व समास का मैंने आपको कल भी बताया था, जहाँ पर समान शब्द आए और एक दूसरे के अपोजिट हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। कर्मधारय समास में उपमेय उपमान और उपमेय उपमान वाले शब्द आते हैं, वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। द्विगु समास होता है जहाँ पर संख्यावाची शब्द आ जाते हैं, और जो तत्पुरुष समास होता है आप बीतर अपने आप पर बीती, तो यहाँ पर होगा हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी, विलोमार्थी ये शब्द यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। देखो मैंने कल भी आपको एक जो है PYQ कराया था 2018 का, और आज भी सेम दोनों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉपिक वही हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि टॉपिक आपको यह क्लियर होने चाहिए, और आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर जाकर सभी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने सारे करा रखे हैं। ठीक है, प्रयोजन का समानार्थी होगा नियोजन। क्या हो जाएगा? नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पर आ जाइए। ऋजु का विलोम, देखिए वहाँ पर समानार्थी आया था, यहाँ पर विलोम शब्द आया। ऋजु का विलोम होगा सीधा, त्रिकोण, सरल या वक्र। ऋजु का होता है यहाँ पर वक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? 26 क्या है? ये कह रहा है कि कहाँ पर विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। अशुद्ध इनमें चारों में से कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर आप अशुद्ध, शुद्ध, गलत, सही, ये आपको ऐसे सर्कल सबसे पहले कर लेना है, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। 26 क्या है? एक पूर्णांक बोधक है, हाँ यह सही है। दूसरा क्रमवाचक है, यह भी सही है। 2.5 अपूर्ण बोधक है, हाँ यह भी सही है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, यह गलत है, क्योंकि वह नौकर एक विशेषण है। तो यहाँ पर यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप जहाँ पर अपने आप के लिए, स्वयं के लिए कोई बात कही जाती है, वहाँ पर होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक। यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है, लेकिन नहीं, यहाँ पर होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आपको बताना है। एक शब्द पुल्लिंग है, वह कौन सा होगा? यहाँ पर जो आयोग ने माना है, देखो संतान को पुल्लिंग माना है। संतान जो होती है वह संतान होती है, होता नहीं है, लेकिन संतान को दोनों तरह से यूज किया जाता है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। कढ़ी यहाँ पर स्त्रीलिंग है और चील स्त्रीलिंग बताया गया। सरसों, यहाँ पर आयोग ने संतान को पुल्लिंग माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। नेक्स्ट, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष, तो यहाँ पर क्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन सी रचना, फिर उसके बाद कौन सी रचना, फिर उसके बाद कौन सी रचना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हो जाएगी हमारी, यह हो जाएगा मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, फिर मधु कलश, फिर निशा निमंत्रण। देखिए मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935, मतलब 1935, और मधुबाला का है 1936, और मधु कलश का 1937, और निशा निमंत्रण का 1938। इसलिए सबसे पहले मधुबाला, फिर मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण, ऐसे इनका क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 57 जो क्वेश्चन है हमारा, सुमेल कीजिए। यहाँ पर सुमेल करना है किस किस को? देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरिक प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इन्हें हमें मेल करना है। देखो, काशी नागरिक प्रचारणी जो थी वह कब बनी थी? वह हुई थी 1893 ईस्वी में, ये इससे मेल होगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1918 में, और ये इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रभाषा हिंदी साहित्य सम्मेलन 1918 में, तो इसका आंसर यह सही होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर देखते हैं हम। 1 का 2, 2 का 1, एक का होगा B, 1 का B, सॉरी 1 का B, यहाँ पर देखो ये रहा, और B का A, तो इसका आंसर हो जाएगा
ये वाला 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर केशवदास, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो तुलसीदास एक रचना है उसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? यहाँ पर आत्मकथा दी हुई है एक, अन्या से अनन्या, तो वह यह किसकी है? यह होगी प्रभा खेतान की। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? यह है रैदास का वाक्य, रैदास। ठीक है, तो आज हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 2019 के फर्स्ट पेपर के हिंदी के। जो 30 क्वेश्चन हैं वह मैंने अच्छे से आपको समझा दिए हैं। अगर इनमें से आपको कोई नहीं आ रहा है तो आप मुझे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप मुझे मोटिवेट ऐसे ही करते रहिए और मैं आपको हर तरह से वीडियो दूंगी, PYQ और कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर कराऊंगी, टॉपिक कराऊंगी और डेली प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो और मैं कल आपको नेक्स्ट एक PYQ लेकर आऊंगी। धन्यवाद।